शीला अग्रवाल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि आज देश में करीब 13.3% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और हमने पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसेस में एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन नोट किया है। 3 मई को जहां यह 17.13% था, वह घटते घटते अब केसेस जो हमारी सुपरविज़न में है, मेडिकल सुपरविज़न में है, वह 13.3% हो चुके हैं। इसी तरह से हम एक रिकवरी में भी पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं। 3 मई को जहां पर देश में रिकवरी ऑन एन एवरेज 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 85.6% हो गई है। यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि आज जितने केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिकवरी की कैटेगरी में आए हैं, वह है 4,22,436, जो कि देश में अब तक की हाईएस्ट रिकवरी है। इसी के साथ ही केरला जैसी स्टेट में 99,651 रिकवरी के केसेस भी नोट किए गए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हम रिकवरी में एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं और एक्टिव केसेस में भी डिक्रीज नोट कर रहे हैं। 8 स्टेट्स जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस आ रहे थे, उनमें केसेस की संख्या घटते घटते अब केवल देश में ऐसी 8 ही स्टेट बची हैं जो 10,000 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट कर रही हैं, और साथ ही 26 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर कि रिकवरीज जो हैं डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक हैं। हम अगर ट्रेंड ऑफ केसेस एंड डेथ को नोट करें तो पाते हैं कि 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब एक सिंगल दिन में इतने अधिक केस आए थे, वह पिछले 12 दिनों से घटते घटते अब 2,63,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नमूद हुए हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। इसी तरह से हम देखें तो पाते हैं कि करीब 69% जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वह अब केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं। यानी कि हम एक कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वह कम होते होते लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड स्टेट्स में ही हमारा फोकस अब बढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह से नए केसेस भी 75% करीब 10 स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। हम इसी ट्रेंड को देखें तो पाते हैं कि 11 मई से हमारे देश में रिकवरी डेली केसेस से अधिक आ रही है, और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि 1,58,900 के करीब हमारे देश में एक्सेस रिकवरी है देन द केसेस विच आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव ट्रेंड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यह बहुत ज़रूरी है कि यह ट्रेंड कंटिन्यू रहे। स्टेट्स पर, डिस्ट्रिक्ट के स्थाई पर कंटेनमेंट एफर्ट्स जो ज़रूरी हैं, क्लिनिकल मैनेजमेंट एफर्ट जो ज़रूरी हैं, वह उसी गति से चलते रहें। इसी के साथ ही हम पाते हैं एक मुख्य विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें कि करीब मिड फरवरी से देश में 7,70,000 के करीब ऑन एन एवरेज डेली टेस्ट होते थे। जैसे जैसे केसेस की ट्रेजेक्ट्री में हमने एक इजाफा, एक इंक्रीज नोट किया, देश के स्तर पर टेस्टिंग को बढ़ाने का अधिकतम प्रयत्न किया गया, और जिसके तहत बढ़ते बढ़ते 30 मार्च वाले अगर हम वीक में देखें तो 7,70,000 केसेस से बढ़ते बढ़ते यह 11,10,000 केसेस प्रतिदिन औसत हम करने लगे। बढ़ते बढ़ते 20 से 26 अप्रैल के वीक में हम देखें तो 16.95 यानी कि 17 लाख के करीब डेली टेस्ट हमने देश में किए, और यह बढ़ते बढ़ते अगर हम पिछले वीक में देखें तो पाते हैं करीब 18.45 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज डेली हमने देश में किए। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि टेस्ट और पॉजिटिविटी लिंक्ड है, और उससे ही लिंक्ड है इन्फेक्शन का स्प्रेड। तो एक स्थाई पर जब हमने देखा कि देश में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हमने अपनी जो टेस्टिंग ओवरऑल हम जो देश में कर रहे थे उसको पिछले हमने 14 हफ्तों में करीब 2.5 गुना से अधिक बढ़ाया, और उसी के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते एक जो हमारे सामने एक मेजर ट्रेंड था कि एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे थे, तब भी हमारे केस की पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, यानी कि एक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट हो रहा था। तो उसके अंतर्गत हमने कंटेनमेंट एफर्ट्स पर फोकस किया, और जिसके तहत हम पाते हैं कि अगर आप देखें तो 16 से 22 फरवरी को जब देश में केस पॉजिटिविटी 2% थी,
वह बढ़ते बढ़ते 30 मार्च के करीब 9.1% और इसी तरह से अधिकतम हमारे यहाँ पर 21.4% के करीब नोट की गई। लेकिन पिछले हफ्ते से कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय स्टेट एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हम पाते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज वीकली जो केस पॉजिटिव है घटते घटते 16.9% पॉजिटिव हो गई है। यह एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जरूरी है कि इस ट्रेंड के लिए हम कंटिन्यूड एफर्ट्स फील्ड पर करते रहें। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में पॉजिटिविटी पिछले एक्चुअली 8 दिनों से 20% से कम है। साथ ही हमारी पॉजिटिविटी अगर पिछले एक हफ्ते में देखें जो है करीब 17.56% थी। अगर हम कल के केसेस जो देश में हो उनकी पॉजिटिविटी नोट करें तो पाते हैं वह घटकर 14.10% हो गई है। यानी कि यह जो पॉजिटिविटी 14.10% आज देश में नोट की गई है, यह करीब एक महीने बाद हमने इस स्तर पर नोट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। और जैसे मैंने आपसे सबमिट किया है, बहुत जरूरी है कि उसी स्तर पर हमारे कार्य चलते रहें। एक और विषय हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे। अगर आप देखें कि हमारे देश और हमारे देश की तरह दूसरे देशों में कितने केसेस पाए गए और वह जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पिछले 1 साल 4 महीने के कंटिन्यूड एफर्ट्स by the medical fraternity, by the states and districts in coordination with union government, we had been able to ensure कि हमारा इन्फेक्शन फैला जरूर है, लेकिन अभी भी केवल 1.8% देश की पॉपुलेशन ही उस इन्फेक्शन की चपेट में आई है जो कि पॉजिटिव पाई गई। आप इसको अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो पाते हैं कि कुछ और देशों में यह, जैसे कि अमेरिका में अराउंड 10.1% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड और पॉजिटिव पाई गई। ब्राज़ील में यह बढ़ते बढ़ते करीब 7.3% है। फ्रांस जैसे विकसित देश में भी यह 9% है। इसी तरह रशिया में 3.4%, इटली में 7.4%। तो हमारे जो एफर्ट फील्ड पर रहे हैं, जिसमें हमने इफेक्टिवली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एफर्ट किए, उसके तहत हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफ़ी हद तक रोका है। यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यूड चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफ़ी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तो हम जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, कंटेनमेंट से लिंक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की कोताही फिर हमें उस सिचुएशन में ला सकती है कि जो आज हम एक रिलेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ केस ट्रेजेक्टरी नोट कर रहे हैं, वह फिर से बढ़ सकता है। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो कि मेडिकल दृष्टि से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में 11 स्टेट्स में हैं। वह घटते घटते अब केवल 8 स्टेट्स रह गई हैं, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, उसमें 1 लाख से कम अब एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह से 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस वाली स्टेट जो कि पिछली बार 8 थी, वे बढ़कर 10 हो गई हैं, जिसमें मुख्यतः ये 3 स्टेट जैसे मैंने आपसे अभी विनती की है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं। और साथ ही दिल्ली जो है वह 50,000 से कम एक्टिव केसेस की दृष्टि में आ चुकी है। टोटल ऐसी स्टेट जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस है वह 18 हैं। और एक मुख्य विषय यह है कि एक स्थाई पर जो एक्टिव केसेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, या जो स्टेट जिनसे एक्टिव केसेस या नए केसेस ज़्यादा आ रहे थे, उनमें हमने ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यूड ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिविटी एक मुख्य अंश है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है और किस तरह से हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड पर चल रहा है। तो उसमें देखें तो 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है।
5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 13 स्टेट्स हैं और एक स्टेट जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी है। इसमें पॉजिटिव विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना ये चाहेंगे कि एक स्थाई पर ये 22 स्टेट्स होते हुए भी हमने देखा है कि ओवरऑल 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि हमने डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी को नोट किया है। साथ ही जो हमारी स्टेट्स एक्टिव केस कंट्रीब्यूट करती हैं, उन 10 स्टेट्स में से 9 स्टेट में हमारी केस पॉजिटिविटी फिर से कम होती दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु स्टेट जहां पर कि हमें अभी भी एक बढ़ोतरी दिख रही है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। इस वीकली पॉजिटिविटी में एक ट्रेंड और हम लोगों के आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मुख्यतः एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वीकली पॉजिटिविटी हम नोट कर रहे हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, जिसमें मुख्यतः मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसके तहत ये इंपॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में हमारे कंटेनमेंट को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही अगर हम देखें कि हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक बहुत पॉजिटिव विषय है कि जहां पर एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड जो कि हम पॉजिटिविटी के टर्म्स में हाईलाइट करते हैं, उसमें भी कमी नोट की जा रही है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो 25.5% पॉजिटिविटी घटते घटते अब 15.9% रह गई है। यूपी में 16.6 से 7%, दिल्ली में इसी तरह से यह कम होते होते 13.6%, मध्य प्रदेश में 15.2%, बिहार 7.4% और छत्तीसगढ़ जहां पर कि एज हाई एज 34% पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 11% रह गई है। यहां हमने 6 स्टेट्स आपके सामने दर्शाई हैं। ऐसी 8 स्टेट्स हैं देश में जहां पर हम देखते हैं कि एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं और दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड में भी एक कमी हम नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक रिलेटेड कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा भी है कि कुछ स्टेट्स में केसेस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। जिस तरह की मुख्यतः मैंने आपको अभी से पहले सबमिट किया है कि तमिलनाडु देखें तो 14.7% से एक स्थाई पर हम देख रहे हैं उनकी वीकली पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 24% के करीब नोट की जा रही है। त्रिपुरा में 3.8 से 10.9%, सिक्किम में 19 से 26%, मिजोरम में 3.4 से 7.8%, मणिपुर में 8.2 से 19.6%। यहाँ मुख्य कंसर्न यह है कि एक स्थाई पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जा रहा है, दूसरे स्थाई पर यहाँ केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कि स्टेट्स को एडवाइस किया है कि हमारे वो कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन स्ट्रिंजेंट एक्शन एंड लोकल कंटेनमेंट चलते रहें। एक और ट्रेंड हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर प्लेटोइंग ऑफ केसेस भी है या थोड़ा लिमिटेड राइज इन केसेस है, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में इन्फेक्शन स्प्रेड में हम कमी नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हम लाना चाहेंगे आप लोगों की दृष्टि में आंध्र प्रदेश, जो कि 26.4% केस पॉजिटिविटी से घटते घटते 24.1% पिछले एक हफ्ते में नोट किया गया है। वेस्ट बंगाल में इसी तरह से 34 से 31.9% केस पॉजिटिविटी, उड़ीसा में 24 से घटते घटते 23% के करीब, असम में 15.9 से 13.5%, पुडुचेरी में 45.1% से घटते घटते 37% और नागालैंड में 22% से घटते घटते 21%। यहाँ यह जरूरी है कि ये एक अर्ली ट्रेंड है, विच शोज कि अगर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स पर ध्यान रखें तो हम अपने केसेस की संख्या को लिमिट कर पाएंगे, इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि पिछले 2 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे बिहार में 38 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में डिक्रीज नोट किया जा रहा है पिछले 2 हफ्तों में। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 28 में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। दिल्ली में 11 जिले हैं, उनमें से 8, गुजरात में 33 में से 8, हरियाणा में इसी तरह से देखें तो एक कंसर्न है कि 22 में से केवल 2 जिलों में डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, बाकी जिलों में एडिशनल एफर्ट से डेफिनेटली हम केसेस का नंबर कंट्रोल कर पाएंगे। मुख्यतः इसमें देखें कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर
कुछ लिमिटेड जिलों में केस का डिक्रीज नोट किया जा रहा है और ज़रूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारा ध्यान रहे ताकि हम इन स्टेट्स में भी बाकी जिलों में केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसी के साथ ही हम पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में एक जिलों का भी आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। ऐसे 199 जिले हैं इस टाइम देश में जहां पर कि केसेस भी कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी भी पिछले 3 हफ्तों से कम हो रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि नागपुर में जहां 4 हफ्ते पहले करीब केस पॉजिटिविटी 60% थी एवरेज में, वह घटते घटते 19% रह गई है और साथ ही केसेस की संख्या में भी कमी नोट की गई है। नासिक में 38.2% से घटते घटते यह 23.7% हो गई है। ग्वालियर में 39.2% से घटते घटते यह 17.9%, वाराणसी में 35.4% से घटते घटते यह 9.1%। जरूरी है कि ये जो एफर्ट्स फील्ड में चल रहे हैं इनको हम अर्ली साइंस मानते हुए अपने एफर्ट्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे एफर्ट्स हो कि हमारी केस पॉजिटिविटी 5% तक रहे, हम एक स्थाई पर अपनी टेस्टिंग बढ़ाते रहें, एक स्थाई पर अपना कंटेनमेंट पर ध्यान रखें ताकि हम ओवरऑल केसेस को मैनेज कर सकें। इसी के तहत वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे एफर्ट्स के तहत अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 17.84 करोड़ डोजेज जो कि गवर्नमेंट ने खरीद कर स्टेट्स को फ्री प्रोवाइड की हैं, विच इज मेंट फॉर प्रायोरिटी एज ग्रुप, यानी कि पीपल अब 45 ईयर्स ऑफ एज, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट्स को दी जा चुकी है, वह लग भी चुकी है। साथ ही अराउंड 59.39 लाख ऐसी डोजेज हैं जो कि 18 से 44 एज ग्रुप को स्टेट्स के लेवल पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देश के उन डॉक्टरों से जो कि इंटीरियर एरियाज में, रूरल एरियाज में और 2 टियर और 3 टियर टाउन्स में काम कर रहे हैं, बोथ कोविड और नॉन कोविड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया। उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि म्यूकर माइकोसिस जो कि एक नई समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, पर्टिकुलरली 2 टियर एंड 3 टियर टाउन्स में भी। साथ ही उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की है कि टेलीमेडिसिन तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाय यूटिलाइजिंग ट्रेन्ड स्टूडेंट्स और इंटर्न्स उसको प्रमोट किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन स्प्रेड को रोक सकें और घर के लेवल पर ही छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सिटीजन को हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एक और मुख्य विषय उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजिकल केयर इस समय जबकि काफ़ी लोग अपने घर पर हैं या और बहुत से चैलेंजेस से डील कर रहे हैं बिसाइड्स कोविड, उसको भी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रोवाइड किया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फील्ड लेवल फंक्शनरीज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और साथ में इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स कुछ स्टेट के साथ भी चर्चा की, जिसमें मुख्यतः कंटिन्यूड फोकस ऑन लोकल कंटेनमेंट, कंटिन्यूड फोकस ऑन एग्रेसिव टेस्टिंग और जो भी हम कार्य करें वह कम्युनिटी को साथ लेकर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से करें, उसके बारे में फिर से चर्चा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको सबमिट किया है, कि भी अभी भी देश में बहुत सारी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। जरूरी है कि हम चाहे कितना भी थक जाएं, लेकिन इस बैटल को हमें जीतना है तो जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर विजिल रहें। हमें यह ध्यान रखना है कि वायरस नहीं थका है तो हमारे पास भी थकने की ऑप्शन नहीं है, हम उसी बल से, उसी शक्ति से काम करते रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और मुख्य विषय सब जिलों से रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह से केसेस की ट्रेजेक्ट्री मूव कर रही है, जरूरी है कि हम अपने रूरल एरियाज, पेरी अर्बन यानी कि 2 टियर और 3 टियर टाउन्स और ट्राइबल एरियाज पर भी अपना फोकस, अपनी दृष्टि बनाए रखें। हम इससे पहले भी उन पर काम करते आए हैं, लेकिन जरूरी है कि अब एक और कंसंट्रेटेड मैनर में, ताकि हम कहीं पर भी कुछ भी चूक ना हो पाए, उस पर और अधिक ध्यान दें। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट की है। इसी के संबंध में आप सबको विदित है, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से 100 से भी अधिक टेक्निकल सपोर्ट गाइडलाइंस इशू की जा चुकी हैं पिछले 1 साल में, जिसके द्वारा कैसे कंटेनमेंट करना है, क्या टेस्टिंग क्राइटेरिया है, क्या क्लिनिकल मैनेजमेंट है, उनके तहत फील्ड पर काम भी हो रहा है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ relative extra ingress higher cases are getting reported primarily from 2 tier towns or 3 tier towns or some limited rural areas, तो जरूरी है कि उसको रीट्रेट करते हुए हम उस पर अपना फोकस और अधिक करें। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पेरी अर्बन
रूरल और ट्राइबल एरियाज के लिए एक डिटेल्ड एसओपी भी जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः हमने बताया है कि पर्टिकुलरली जब हम 2 टियर टाउन्स में, 3 टियर टाउन्स में रूरल एरिया में काम करें तो हम कैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट लें, कैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे एनजीओज का सपोर्ट लें और किस तरह से ऐसे काम करें कि वहां पर हम केसेस का फैलना रोक पाएं। इसी के तहत नॉट ओनली एसओपीज वर इशूड, हमने स्टेट्स को इस संडे डिटेल में उनको ओरिएंट भी किया इन एसओपीज के बारे में, ताकि इनके द्वारा फील्ड का एक्शन हम रिट्रेट कर सकें। आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मैं चाहूंगा कि मैं उस डिटेल्ड गाइडलाइंस को आपके द्वारा सबके सामने प्रस्तुत करें, ताकि एक कम्युनिटी लेवल पर हम एक कॉमन क्लैरिटी से इस बीमारी से हमारे जो प्रांत हैं, जो कि हमारे रूरल एरिया हैं, जो हमारे पेरी अर्बन एरियाज हैं, उन पर हम इस बैटल को भी उसी गति से, उसी एनर्जी से ले सकें जो कि नीडेड है। जैसे मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की है, अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल इनग्रेस यानी कि कुछ केसेस हमारे पेरी अर्बन रूरल एरिया से आ रहे हैं। यहाँ जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को बनाए रखें। हम कैसे अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे हम लेवरेज करें, उसको कैसे फ़ायदा उठाएं, उसको कैसे हम रीडिज़ाइन करें ताकि हम कोविड जैसी महामारी से लड़ सकें। इसमें 2 विषय मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। इस पूरे प्रोसेस में हमारे 2 कंपोनेंट हैं। एक हमारा कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़, यानी कि जिसके तहत हम सर्वेलेंस, स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स, आइसोलेशन या उनके रेफरल की बात करते हैं। उसी के तहत हमारा एक संबंध उसमें है कि जो केसेस हमारे होम आइसोलेशन में है, वह भी हमारा फील्ड पब्लिक हेल्थ स्टाफ मॉनिटर करता है। दूसरा है हमारी क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसके तहत कोई भी अगर पेशेंट हो, वह माइल्ड हो सकता है या एसिम्टोमेटिक है, तो उसके 2 तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। एक है हम उसको होम आइसोलेशन में रखें, दूसरा है कि हम उसको कोविड केयर सेंटर या आइसोलेशन सेंटर उसमें रखें। दूसरे उस टाइप के भी केसेस हो सकते हैं जहां पर कि मॉडरेट केसेस हो, यानी कि बीमारी थोड़ी और वेग के साथ बीमारी थोड़ी और क्रिटिकल दिखाई देती हो, तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो है स्टेट्स को एडवाइस किया है। साथ ही सीवियर केसेस, ऐसे केसेस जिनमें कि आईसीयू सपोर्ट की जरूरत है, उसको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए स्टेट को सुझाव दिया है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, यही हमारा पुराना नेटवर्क था जो हमने अर्बन एरिया में यूज़ किया। इसको रूरल एरियाज़ की कंडीशन को समझते हुए कैसे और सुदृढ़ तरीके से फील्ड स्थाई पर लाया जाए, उसके बारे में हमने स्टेट को समझाया है। यहाँ एक मुख्य विषय है, हम जब रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो जरूरी है कि कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी नॉन कोविड इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज भी चलती रहें, चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वह कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, चाहे वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, वे भी चलती रहें। उसी के साथ जरूरी है कि हम अपने फील्ड में कैसे कम्युनिटी के साथ ऑर्गेनाइज करें, कैसे कम्युनिटी में अवेयरनेस करें, उसके बारे में भी हमारा एक सुदृढ़ एक्शन फील्ड में जरूरी है। तीसरा विषय जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, भय, पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करें, उसके बारे में भी कम्युनिटी से बात करें। और साथ ही वैक्सीनेशन पर भी हमारा उसी हिसाब से, उसी एक एनर्जी के साथ हम वैक्सीनेशन पर भी काम करते रहें। मैं आप लोगों को मुख्यतः एक रन थ्रू इसलिए करना चाहूँगा कि बहुत जरूरी है कि हम इस पूरी बीमारी को अब डीमिस्टिफाई करें। 1 साल 3 महीने 4 महीने में हम लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फील्ड फंक्शनर्स जैसे मैनेज किया, उसको हम सब लोग अगर कॉमन दृष्टि से समझ पाएँ, हर लेवल पर समझ पाएँ, तो हम डेफिनेटली इस बीमारी से मैनेज कर सकते हैं। यह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सर्वेलेंस के लिए हमने स्टेट्स को एडवाइस किया है कि जो हमारे फील्ड लेवल आशा वर्कर्स हैं, वह विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी के आध्वर्य में वह हर जगह पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस को मॉनिटर करें, जिसके तहत हमने कहा है जो हमारे सारे हेल्थ एंड सब सेंटर्स हैं, वहाँ पर डेडिकेटेड ओपीडी हो, जिसमें कि कोई भी अगर सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो, उनको हम पर्टिकुलर डेज पर मॉनिटर करते रहें, ताकि हम अर्ली केस को आइडेंटिफाई कर सकें। एक मैकेनिज्म बनाएं जो कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, अगर कोई केस सिम्टोमेटिक लगे तो वह उसको किस तरीके से टेली कंसल्टेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करे और साथ में ये बताए कि उसको पर्टिकुलर किस फैसिलिटी पर जाना चाहिए। यानी कि केसेस जिसमें या तो कोमॉर्बिडिटी हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम दिखाई दे रहा हो, उसको किस फैसिलिटी में जाना है उसको विदित होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। साथ ही हमने स्टेट्स को एडवाइस किया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हर हेल्थ फैसिलिटी में, चाहे वह सब सेंटर हो, चाहे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर अवेलेबल किया जाए, जिसके द्वारा हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन 10-15 मिनट के अंदर ही
अगर कोई केस सिम्टोमेटिक है हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर सकें। हमने स्टेट्स को एडवाइस ये भी दी है कि जैसे कि पिछले समय में भी अगर कोई हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होता है तो उसको कैसे क्वारंटाइन किया जाए, और गांव के लेवल पर अगर कोई क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनानी पड़े तो उसको कैसे बनाया जाए। साथ ही होम आइसोलेशन जैसे हम सबको विदित है करीब 80 से 85% केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड होते हैं, तो उनको हम होम आइसोलेशन में मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने कहा है कि गांव के स्थाई पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएं। साथ ही यह भी किया जाए कि अगर कोई केस पॉजिटिव हो और उनको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है तो उनको लोन बेसिस पर चाहे आशा या आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा या वॉलंटियर्स के द्वारा वह पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किए जा सकें। जरूरी है कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर सैनिटाइजेशन संबंधित गाइडलाइंस भी उन फैमिलीज को, उन पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाए। साथ ही जरूरी है कि हम जो भी हमारे होम आइसोलेशन के केसेस हों उनको हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हों या हमारे वॉलंटियर हों या हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज जो कि टीचर्स हों, वह जाकर इन्फेक्शन प्रिवेंशन को देखते हुए वह जाकर उन पर्टिकुलर पेशेंट को फॉलो करें। हर पेशेंट को एक होम आइसोलेशन किट दी जाए जिसमें डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किए हुए दवाइयों के अलावा कैसे क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके बारे में भी होम आइसोलेशन में बताया जाए। एक सिस्टम यह भी स्टैब्लिश किया जाए कि अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे जा रहा हो तो कैसे उसको हम एक एम्बुलेंस के द्वारा जो कि 24/7 वर्क कर सकती हो उसके द्वारा हाइयर लेवल फैसिलिटीज में शिफ्ट कर सकें। साथ ही जरूरी है कि डिस्चार्ज की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। फील्ड लेवल पर बताया जाए कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन से रह रहे हैं और पिछले 3 दिन से आपको कोई फीवर नहीं तो 10 दिन बाद यू आर इफेक्टिवली डिस्चार्ज एज पर द डिस्चार्ज गाइडलाइंस भी सबको विदित किया जाए। माइल्ड केसेस के बारे में जैसे कि हम सबको पता है ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि कोई सिम्टम्स तो हैं लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से अधिक है रूम एयर में, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के भी 94 ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ब्रेथलेसनेस नहीं है। इन टाइप के केसेस को जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की है उनको हमारे कोविड केयर सेंटर्स में मॉनिटर किया जाए। ये कोविड केयर सेंटर्स कहाँ बनेंगे, इसके लिए मैं संक्षिप्त रूप में आपको यही बताना चाहूँगा। हमने स्टेट से कहा है कि सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लेवल पर, चाहे वह हमारे लोकल लेवल पर स्कूल हो, कम्युनिटी हॉल हो, मैरिज हॉल हो या पंचायती बिल्डिंग्स हो, वहाँ पर एक मेकशिफ्ट फैसिलिटीज़ के रूप में ऐसे केयर सेंटर्स बनाने चाहिए। इन सारे केयर सेंटर्स में कन्फर्म केसेस और सस्पेक्ट केसेस के लिए सेपरेट एंट्री, सेपरेट एग्जिट हो ताकि इन्फेक्शन ना फैले, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ हों, रेफरल प्रोसेसेस, यहाँ पर एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और जिसके अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट हो ताकि अगर कोई केस किसी भी हद तक गिरता दिखाई दे या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो तो 24/7 बेसिस पर इन केयर सेंटर से उसको हायर फैसिलिटीज में ले जाया जा सके। हमने ये भी बताया कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसका नोडल ऑफिसर बने या एएनएम या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर उसके नोडल ऑफिसर बने, वह सपोर्ट ले हमारे आशा और आंगनवाड़ी फील्ड वर्कर्स का। साथ ही ग्राम पंचायत उसकी अपकीप में सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसके साथ ही हमने कहा है कि उनको मैनेज करने के लिए चाहे फील्ड स्थाई पर हमारे यूथ ग्रुप्स हों, हमारे विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के मेंबर्स हों, आयुष के डॉक्टर्स हों, फाइनल ईयर आयुष स्टूडेंट्स हों, फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टाफ हो, इन सब की भी सपोर्ट लेते हुए हम केयर सेंटर्स को मैनेज करें। साथ ही हमने ये भी कहा है कि जिला स्तर पर एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए। यह बहुत आवश्यक है। जरूरी है कि चाहे हमारे नोडल ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हों, उनको कोविड के बारे में, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में, कैसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मैनेज किया जाए या कैसे कोई भी मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उससे संबंधित प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। सफिशिएंट कंज्यूमेबल्स का एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए और साथ ही जैसे कि हमारी क्लिनिकल गाइडलाइंस क्लियरली हाईलाइट करती हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। हमने स्टेट से यह भी कहा है, रिक्वेस्ट की है कि इन केयर सेंटर में भी चाहे ये ऑक्सीजन बेड की इनकी ज़रूरत अभी नहीं है तो भी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर हर डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में होने चाहिए, जस्ट इन केस कि अगर किसी पेशेंट की हालत ख़राब दिखती हो तो जब हम उसे हायर लेवल फैसिलिटी पे शिफ्ट करें तब तक हम उसे मैनेज कर सकें। दूसरे स्थाई पर मॉडरेट केसेस होते हैं। इन मॉडरेट केसेस को हम डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पे मॉनिटर करते हैं। मॉडरेट केसेस क्या केसेस हैं?
वह ऐसे केसेस है जहां पर कि पेशेंट थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94 के बीच में है। बहुत टेक्निकल विषय है, मैं केवल एक कॉमन मैन लैंग्वेज में आप लोगों की दृष्टि में रखना चाहूंगा। वैसे तो हमारे डॉक्टर सहयोगी जो है वो उसको मॉनिटर करेंगे, बट जस्ट फॉर आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जब कभी ब्रेथलेसनेस फील हो रही हो या 90 से 94 तक अगर हम रूम एयर में हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन हो तो हम उसे मॉडरेट की संगति में मानते हैं। उस समय पर जरूरी है कि हम अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को या हम अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को या सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर या कोई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी उस प्रांत में हो, उसको हम डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाएं। उसके लिए हम ऑक्सीजन सपोर्ट बेड प्रोवाइड करें, उन बेड को भी हम एक हायर लेवल फैसिलिटी से मैप करें, लिंक करें, और साथ में इंश्योर करें कि ऐसे बेड्स ऐसे प्रोवाइड किए जाएं कि एक पेशेंट को अधिक दूरी तक ना जाना पड़े इन बेड्स की अवेलेबिलिटी के लिए। और साथ ही हमने यह भी डिटेल में एक्सप्लेन किया अपनी एसओपी में कि कैसे ओपीडी चले और कैसे आईपीडी में 24/7 हम ऑक्सीजन बेड के द्वारा उन पेशेंट्स को मैनेज करें। हमने यह भी रिक्वेस्ट की है कि मिनिमम उस प्रांत में, उस एरिया में जब एक आप ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए तो मिनिमम 30 बेड का आइसोलेशन सेंटर बने, और जैसे जैसे केसेस की ट्रेजेक्टरी दिखे उसके हिसाब से उसको समय अनुसार हम बढ़ाते रहें। इसके साथ ही हमने उनको ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित गाइडलाइंस दी हैं, ट्रेनिंग से संबंधित आइडेंटिफाइड एरियाज को रिक्वेस्ट किया है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में उनसे गाइडेंस दी है, और साथ ही रिक्वेस्ट भी की है कि इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए एक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट स्थाई पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हो। इसके साथ ही सीवियर केसेस के बारे में जो कि हमारे टर्ची हॉस्पिटल ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, वह अभी तक जिला स्थाई पर थे। हमने स्टेट से कहा है जिला स्थाई के अलावा भी आप चाहे जिला के नीचे ब्लॉक हो या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पर अवेलेबल हो, उनको भी टर्चरी केयर फैसिलिटीज के लिए आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड सपोर्ट के साथ बनाया जाए। और इसको अपग्रेडेशन जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज है, जैसे जैसे हमारी केसेस की ट्रेजेक्टरी दिख रही है, उसको समय पर समझते हुए हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते चलें। एक मुख्य विषय जो मैं आप लोगों की दृष्टि में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रिट्रेट करना चाहूंगा, कि जब हम रूरल प्रांत में काम करते हैं तो हमारे साथ एक एडवांटेज भी है। वह एडवांटेज है हमारा एक जो हमारे देश की अगर हम देखें कि संस्कृति का पार्ट भी है, फैमिली और कम्युनिटी का जो नेटवर्क हमें वहाँ मिलता है, हमें उसका भी सदुपयोग करना है ताकि हमारे जो भी एफर्ट्स हो हम उसमें उसको और अच्छे ढंग से फलीभूत कर सकें। जिसके तहत जरूरी है कि हमारा ग्राम पंचायत सेटअप को हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, हम उसी के साथ अपने आशा वर्कर्स को उनके सपोर्ट लें, हमारे आईसीडीएस के सपोर्टर्स जो कि छोटे बच्चों की देखभाल ग्रामीण प्रांतों में करते हैं, हम उनकी सपोर्ट और गाइडेंस लें, हमारे स्कूल टीचर्स, हमारे यूथ ग्रुप्स, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वह महिलाएं जो कि ग्रुप के रूप में तैयार होकर कोशिश करती हैं कि कैसे वे अपनी इनकम को बढ़ाएं और कैसे वे कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों, उनका हम सपोर्ट लें। इसी के साथ ही सोशल और रिलीजियस लीडर्स का सपोर्ट लेते हुए हम एक कम्युनिटी लेवल, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं, हम एक ग्रामीण प्रांतों में भी जन आंदोलन, जन भागीदारी का एक मॉडल स्टैब्लिश करें। हमने स्टेट से यही रिक्वेस्ट की है कि पूरा प्रोसेस, चाहे वह सर्विलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन मैनेजमेंट हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी हो, चाहे वह कम्युनिटी लेवल पर स्क्रीनिंग हो, जैसे कि कई स्टेट ने इस पर ऑलरेडी काम भी कर रही हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उन्होंने कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग बहुत डिटेल में शुरू की है। हर कार्य में, चाहे वह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, यूथ ग्रुप हो और ग्राम पंचायत हो, इन सब के इन्वॉल्वमेंट से हम कार्य करें। साथ ही जरूरी है कि जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कार्य करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा कुछ इन्फेक्शन जो है, अब एक ट्राइबल एरिया में भी काफ़ी कुछ अगर कुछ केसेस नोट हुए हैं, तो जो ये नेटवर्क हम ग्रामीण प्रांतों में बना रहे हैं, यही सिमिलर नेटवर्क हमारा ट्राइबल एरिया में भी काम करे। लेकिन जरूरी है कि ट्राइबल एरिया के कुछ एडिशनल चैलेंजेस को समझते हुए उस पर हमारा एक एडिशनल फोकस रहे, जिसमें मुख्यतः हमने कहा है कि जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम फर्दर उनका सपोर्ट लें। जरूरी है कि वह इस पूरे मूवमेंट को ड्राइव करने में हमें हेल्प करें। साथ ही हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट्स जो होती हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जो फील्ड में जाती हैं, वह अवेयरनेस का कार्य, रेफरल का कार्य, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का कार्य, इन सारे कार्य को साथ साथ माइल्ड इलनेस इन द लोकल विसिनिटी ऑफ कम्युनिटी, उसको करने में हमें सपोर्ट दें। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ऑलरेडी वहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनकी हेल्प भी लें ताकि हम अपने ट्राइबल एरियाज में भी इस इन्फेक्शन को फैलने से और किसी भी विपत्ति को आने से रोक सकें। अंत में मैं आप सबसे एक फर्दर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
हम सबको विदित है कि कोविड की हमारी लड़ाई के जो प्रिंसिपल्स हैं वो शुरू से सेम रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कम्युनिटी लेवल, यानी कि जिसमें सरकार और कम्युनिटी दोनों को मिलकर काम करना है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी लेवल पर रिक्वेस्ट है कि हम 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन, अपने हाथों को साफ रखें, जिसको कि हम सोशल वैक्सीन के रूप में कहते हैं। हम उसके तहत इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। इन्फेक्शन अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो क्लिनिकल मैनेजमेंट पर, यानी कि हमारे हेल्थ सिस्टम के द्वारा हम उसको मैनेज करने के लिए, चाहे हमारा नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो, चाहे हमारा हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, हम उस पर मिलकर काम करें। हमारी लड़ाई में अब एक और भागीदारी के रूप में हमारे सामने वैक्सीन भी है, उसका भी हम इस्तेमाल करें, उसका भी सदुपयोग करें, और जितना भी फिजिबल है हम पब्लिक को कवर करने की कोशिश करें। और अंत में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक स्थाई पर वैक्सीन हो, क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, ये दवाई भी है, लेकिन दूसरे स्थाई पर कड़ाई भी उतनी ही जरूरी है कि हम इन्फेक्शन के रूट कॉज पर काम करें और इन्फेक्शन को फैलने ही ना दें। हम 2 गज की दूरी, यूज़ ऑफ मास्क और हैंड हाइजीन को अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल्स के रूप में कोविड की लड़ाई के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। डॉक्टर वी के पॉल जी। Thank you, Love. Thank you for your extensive presentation and highlighting the pandemic situation as well as the focus on accelerating and intensifying our rural response to the pandemic. So, firstly, as you have visualized, in many states, the pandemic curve is stabilizing in many states. Comprehensive effort at containment, comprehensive effort at testing, restrictions, and all the effort that people of those states are carrying out is resulting in stabilization. Maharashtra, Kerala, Karnataka, Telangana, UP, Delhi, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and so on. We still have a few states where there continues to be concern in terms of the trajectory: Tamil Nadu, Andhra, West Bengal, Orissa, to some extent also Punjab. So it's a mixed picture, but there is overall stabilization. And what we know from scientific analysis, that the reproduction number, is overall below 1 now, which means the pandemic is shrinking overall. And that has happened because there is a huge comprehensive containment effort above all, in addition to managing the cases in home settings and in hospitals. And we are hoping and keeping the case fatality rate reasonably under control, which is also a tribute to our effort of our healthcare workers. That's one part, but we have to be very mindful that when we are achieving declining positivity rate, it is because of the results, because of what we are doing, and that doing cannot be slackened. We cannot again let this go out of hand. So just bear this in mind. It doesn't happen automatically. It happens at the cost of hard work and a collective work and collective systematic effort. आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40 ज़िलों के अफसरान के साथ, टीम्स के साथ बात करी, तो उभर के आता है कि किस तरह की मेहनत हर ज़िले में हो रही है, किस तरह से इनोवेशंस किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑर्डिनरी कार्स को लेके एम्बुलेंस बनाए गए, जोनल सिस्टम कहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई के और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के करे गए। पंचायती राज के मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाए, इसके उदाहरण सामने आए। लोगों को सपोर्ट कैसे करी जाए होम केयर में, तरह तरह की उसके एग्जाम्पल सामने आए। तो ये सारा एफर्ट देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स की टीम के साथ भी बात करी थी, लगभग 100, 125, 150 डॉक्टर्स के साथ, 25-30 स्टेट्स, 25 से ऊपर की स्टेट्स के साथ। उसमें भी जो जज्बा दिखता है, पूरी मेहनत दिखती है कि कोविड को भी कैसे संभाला जाए और इन अस्पतालों में नॉन कोविड सर्विसेज को भी कैसे संभाला जाए।
इस मुश्किल घड़ी में भी हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुए, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुए, डायलिसिस भी हुए, डिलीवरीज भी हुई, न्यूबॉर्न केयर भी चलती रही। बहुत बड़ी बात है ये। तो एक इस तरफ नज़र है, और दूसरी तरफ आज एक स्पेशल फोकस आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। रूरल इंडिया की टीम्स ने पहले से ही बहुत काम किया है, एसओपीज को फॉलो किया है, रूरल एरियाज को काफ़ी हद तक पेंडेमिक से बचा के रखा, और शुरुआत से ही है। माइग्रेंट वर्कर्स जब घर लौटे उनको इस तरह से संभाला गया कि संक्रमण ना हो। हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम्स ने शुरू से ही काम घर घर में जाके अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, एडवाइस, सर्वेलेंस का काम किया है। ये हमारी वर्क फोर्स 10 लाख आशा वर्कर्स की है, 13 से 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स की है, और 3.5 लाख लगभग हमारी एएनएम वर्कर्स हैं। इसके साथ जो ग्रास रूट में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं, वॉलंटियर्स हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आज जो आपके समक्ष रखा गया है कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस, वो सब चीज़ों को जोड़ के और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी तक सामने आई हैं उसको भी बीच में ला के, और इस परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह से very comprehensive and vibrant response can be mounted has been put together। और उसमें नई सोच है टेस्टिंग के बारे में। मोबाइल टीम्स जा सकती हैं, RT-PCR एक जगह है, लेकिन एंटीजन टेस्ट के द्वारा तेज़ गति से फैसले हो सकते हैं। इन सब बातों को सामने रखा गया और टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़ेंगे। और रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ के, वॉलंटियर्स के साथ जुड़ के, टीचर्स सब मिलके जो काम कर सकते हैं उसकी रूपरेखा बना के सामने रखा गया। इन अ वे, जैसे लव ने कहा, इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना रूरल एरियाज में एक तरह से आसान होता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। शहरों में, मीडियम साइज शहर और बड़े शहरों में सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और ये सारा सिस्टम लार्जली पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है, और उस पर रेजिलियंस और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो काम भी आता है। इसलिए इसको ऑर्केस्ट्रेट करना अपनी जगह पे एक तरह से आसान भी होता है। तो उम्मीद है कि इन सब गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए, जो हमने उन्हीं से ही सीखी जिन्होंने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, बांध के लेके आए हैं, डिसेमिनेशन होगा, अडेप्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे। The third point I'd like to mention is our continued focus on black fungus and mucor। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीक़ों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरिसिन बीन की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है, और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केसेस। वी लर्नड that when a combination of diabetes, uncontrolled in particular, COVID and steroid use comes up, the likelihood of this infection becomes a possibility, a likelihood। So इसके ऊपर सबसे पहले कि डायबिटीज़ जिसको भी है वो अपना कंट्रोल में रखे। वो वैसे भी अच्छा है, कोविड या नॉन कोविड, उससे आप आँखें बचती हैं, किडनी बचती है, हार्ट बचता है, और भी उसके जो ख़राब असर है वो कम होते हैं। कोविड के दौरान अनकंट्रोल डायबिटीज़ से वैसे भी रिस्क है, ब्लैक फंगस हो ना हो, कोमॉर्बिडिटी जो प्रीडिस्पोज करती है डेथ को, उसके ऊपर इसका असर है, बढ़ जाती है। यंग उम्र वाला भी प्रीडिस्पोज हो जाता है एडवर्स आउटकम के लिए। और उसके साथ अगर हम इररेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, टाइम से पहले देते हैं, टाइम से ज़्यादा देते हैं, फालतू में देते हैं, डोज ज़्यादा देते हैं, तो ये समस्या खड़ी हो सकती है, होती है। तो इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम इस बीमारी को बचाएंगे।
इस बीमारी को हम नहीं होने देंगे। इससे हम अपने देश को, प्रदेशों को जहाँ पे ये समस्या कम है, बचाएंगे। और रैशनल ट्रीटमेंट करना है। ये डॉक्टर समाज के ऊपर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आम व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि इन दशाओं में ये चीज़ भी आती है और उसकी वजह से आँख का नुकसान हो जाए, मुंह का नुकसान हो जाए, ब्रेन में वो चला जाए फंगस ट्यूमर की तरह बन के, वो ठीक नहीं है, सर्जरी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम आज फिर याद दिलाते हैं कि इसके बारे में हेल्थ प्रोफेशनल कलीग्स की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, अवेयरनेस की जिम्मेवारी है। स्टीरॉयड को ठीक तरह से यूज़ करने की, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको लाइटली नहीं लीजिए। ये हमने हमेशा से कहा है, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स ने हमेशा से कहा है, और इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। इसको जितनी हो गई, लगभग इसको हम ना होने तक ले जा सकते हैं अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से टैकल करें, और अभी टाइम है। तो ये आज दोबारा फिर अपील करते हैं। एक और मुद्दा आ रहा है, बच्चों के कोविड-19 की डिजीज़ का। सबसे पहले ये वेल नोन इन्फॉर्मेशन है कि कोविड छोटी उम्र में जब होता है या यंग व्यक्तियों में जब होता है तो एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, और उम्र बढ़ती है तो सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये मानी हुई बात है कि यंग लोग इन जनरल आर एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्शन होती है पता ही नहीं चलता है, और जितनी उम्र कम होती जाती है ज़्यादा ही एसिम्प्टोमेटिक उसका चेहरा होता है। हमेशा ये मान के चले हैं, और ये नॉलेज है, ग्लोबल नॉलेज है, देश में भी ये देखा गया है। दिसंबर वाले सर्वे में ICMR का जो था, उसमें ये दिखाया गया, उसमें हमने 10 साल तक सर्वे किया था, और उसमें ये दिखाया गया था कि उस टाइम पे जितना व्याप्तता एडल्ट्स में है, 10 साल के बच्चों में जीरो पॉजिटिविटी लगभग उतना ही है, 22-23%, 20-22%। कहने का मतलब यह है कि बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही, अगर था तो वो स्प्रेड भी करते हैं। कई साइंटिफिक पेपर भी आए, जिसमें एक तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट स्टडी आई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी दर्शाया गया कि बच्चों को इफेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोग स्प्रेड भी कराते हैं। सो दिस इज ऑल वेल नोन। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में क्या करना है हमें? रिस्पॉन्स में वही काम करने हैं जो हम और साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा एम्फेसाइज किया है। अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10 साल 11 साल वाले बच्चे भी जो उनको भी इनकरेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही चीज़ें करनी है। और भारत सरकार ने कुछ हफ्ते पहले बल्कि बच्चों में अगर कोविड विजिबल होता है, बीमारी दिखती है, तो जो करना चाहिए उसका प्रोटोकॉल ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है। साफ सुथरा, क्लियर कट, science driven, evidence driven protocol is already available, and that should be followed. Should the children have these symptoms. और ये अनकॉमन है कि सीवियर डिजीज हो, लेकिन हो तो उसको भी समझाया गया कि कैसे टैकल करना है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है, लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है, और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। तो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। बाहर भी 1-2 जो बाहर के वैक्सीन बने हैं वो बच्चों पे अभी टेस्ट होने शुरू हुए हैं। तो इसके ऊपर साइंस की नज़र है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लेके चले कि बच्चों को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहाँ तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक, और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता, अगर हो
तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं, और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज़ है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है। और ये प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ने बनाया, एक्सपर्ट्स ने इसको अपनाया, और हमें इसके बारे में तैयारी और इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में रीजनेबल क्लैरिटी है। So I'll stop here. Thank you so much for the opportunity. Grateful. 37. Mr. Lagarwal, Sunil Prabhu, because your last point was a very important point about the vaccination. You know, everybody needs to be vaccinated. But there are many health workers you have seen who have, had 2 vaccines and yet succumbing to COVID. What exactly, have you got any data about how many frontline workers who have been given 2 doses, how they are succumbing? What is the reason? Because this vaccination, you said once you take it, you'll have some protection against at least death. But here we are not getting that, and we've seen in many cases that after taking 2 vaccines, this is happening. So your last point, how does it reassure the public? While detailed guidance will be given by sir, but let me just highlight to you. जैसे इससे पहले भी इस मंच पर हमने बताया था कि अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ री इन्फेक्शन या परसेंट ऑफ इन्फेक्शन इज मच लेसर। अगर आप देखें, हम वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो 81% है, 78% है, तो इसका मतलब जो अभी तक का एविडेंस भी कहता है कि कुछ परसेंटेज चांसेस ऐसे हैं जहां पर कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट जो हमारे देश का डेटा है कि इवन मच लेसर परसेंटेज ऑफ दैट हैज़ एक्चुअली बीन री इन्फेक्टेड, जो इस मंच पर इससे पहले दर्शाया गया है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने हमेशा बताई है वह यह बताया कि एक और एडवांटेज वैक्सीन लेने का होगा कि अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाएं किसी कारणवश, तब आपके इन्फेक्शन की सीवियरिटी नहीं रहती है, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको इससे पहले भी कई स्टडीज़ मीडिया में ही इसके बारे में आ चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि कितने लोग किस हॉस्पिटल में री इन्फेक्ट हुए, उसमें से किसी को भी सीवियर केस में कन्वर्ट नहीं हुए या 1% कन्वर्ट हुए। तो वह डेटा है, बट आई वुड ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ मोर साइंटिफिक, आई वुड रिक्वेस्ट सर टू काइंडली गाइड अस फर्दर ऑन दैट। इस मंच से डॉक्टर भार्गव ने कुछ दिन पहले शेयर किया था। Maybe we can take it up next time with more data, specific data, because the ICMR had ascertained the incidence of breakthrough infections. It was low, but I don't want to speak of any particular number today from recall, but we will look at this. But we also want to assure you that a very close watch is being maintained systematically in this regard by the Indian Council of Medical Research, where the information regard to testing comes, and one field in testing is, did you receive the vaccine? So there is a way to know it, and updated insights on this can be provided. But I like you to remember what Dr. Bhargav had said a few weeks ago, the small incidents that occur, but you're right, in a dynamic situation, we should watch it very carefully. And as Love said, that the vaccines are protective to an extent. That's why we continue to take additional precautions as well to make sure that we are protected. Thank you. Number 152. ट्रेंड को लेकर बात होती है, पॉजिटिव खबरों को लेकर बात होती है, आंकड़ों में बैलेंस नहीं रखा जाता सर। ये नहीं बताया जाता कि जो लोग मरे हैं वो हाईएस्ट हैं, ये नहीं बताया जाता। घर उजड़ रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। 314 रुपए का इंजेक्शन 14,000 में लोग खरीद रहा है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। तो नीति में चूक तो हुई है हमारी। तो जिम्मेदारी लोगों की तो बनती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, लोग इस बात का ख्याल रखें कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे। क्या हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी इंपावर्ड ग्रुप्स की नहीं बनती है कि समय रहते हमें पता नहीं चला, इसलिए इतने महंगे इंजेक्शन लोगों को खरीदने पड़ रहे हैं? और जो 1,20,000 मौत मार्च से, अप्रैल से और मई आज तक हुई, 1,20,000 मौत, क्या उस पर हम अफसोस नहीं जता सकते और क्या जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हमारी नीति में चूक हुई जिसकी वजह से इतने ज्यादा जो घर हैं वो उजरे हैं? इस महामारी के सेकेंड वेव में जो एक
केसेस बढ़े, केसेस का चैलेंज आया है, देश ने उसको संभालने की पूरी कोशिश की है। सेकेंड वेव दूसरी जगह पे भी आई है, दूसरे देशों में भी आई है, ये अपनी जगह एक्सपेक्टेड भी थी। और ये भी जैसे बताया गया कि मॉडलिंग के द्वारा किसी ने इतना साइज इसका बताया और डॉक्टर विजय राघवन ने इसका जवाब दिया था पहले। अब इसके जो महामारी का असर है उसको कम करने के लिए राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने पूरे यत्न किए हैं। पीपल ऑफ इंडिया have worked hard as one nation, one team, and yes, we'll face। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि जो पीड़ा है उन्होंने हम सब की तरफ से उस पीड़ा को जताया और कहा कि वो हम सब महसूस करते हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम सब महसूस करते हैं, लेकिन लड़ भी रहे हैं और इकट्ठे होके इसका मुकाबला भी करेंगे। ये इनविजिबल एनिमी है और इसको देश से ख़त्म करके हटाएंगे और जिस तरह की भी परिस्थिति है उसका जितना भी पूरे जोर के साथ मुकाबला करना चाहिए, हम सब मिलके करेंगे। 104। सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि एक वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज़्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर, इसकी क्या सच्चाई है? और दूसरा सवाल अब मेरा हेल्थ मिनिस्ट्री से है कि कई राज्यों से ऐसा खबरें आ रही हैं कि वहाँ मौतों का आंकड़ा दबाया जा रहा है, डेटा सही नहीं आ रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्ट्री का दबाव है या हेल्थ मिनिस्ट्री को ये पता है कि कई राज्य डेटा सही नहीं भेजते हैं? जवाब दे दूं, हम लोग वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर दैन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज़ नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on। और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज़ नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है। और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी वो करा जाएगा। देखिए, ये विषय इस मंच पर इससे पहले कई बार डिस्कस हो चुका है। हमने बड़े क्लियर शब्दों में बताया कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं और ज़रूरी है कि चाहे वे केसेस हो, चाहे वो कोई भी डेथ हो, अगर कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं होती है, टू दैट एक्सटेंट जो हमारा खतरा है या जो हमारा चैलेंज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता ही है। तो यह जो आशंका आपने व्यक्त की है यह बिल्कुल निरर्थक है, इसके बारे में आप काइंडली कोई भी डाउट ना रखें। हर स्टेट से कंटिन्यूड बेसिस पर हम हमेशा यही कहते आए हैं कि आपके कोई भी केसेस हों और कोई भी डेथ हो, रिपोर्ट की जाए, और रिपोर्ट होने के बाद जो प्रोटोकॉल है इन टर्म्स ऑफ इवन डेड बॉडी मैनेजमेंट है वह फॉलो किया जाए। अगर केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उनको कैसे मॉनिटर किया जाए उसके ऊपर कार्य किया जाए। अगर हम डेटा कभी भी छुपाएंगे या हम डेटा नहीं देंगे तो हम उस केस को मैनेज कैसे करेंगे? तो काइंडली अगर आपको ऐसा कोई डाउट है, क्योंकि इसी मंच पर इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि हर स्टेट को क्लियर रिक्वेस्ट है कि कोई भी डेटा ना छुपाए, और उसी के तहत ही पूरी टीम स्टेट्स के साथ और स्टेट इंटर्न डिस्ट्रिक्ट से डेटा लेते हुए रिपोर्ट करते हैं। Thank you, friends. We close the press conference now. बच्चों का देखिए करना क्या है उसको क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। बाकी जो उस स्ट्रेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो कौन सा स्ट्रेन उन्होंने कहा है ये उसके बारे में विल क्लैरिफाई, कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
DRD की जो दवाई है उसको नेशनल टास्क फोर्स में एग्जामिन करेंगे कि उसको प्रोटोकॉल में लाना है। उसका डेटा देखने के बाद में DCGI ने उसको अप्रूव किया है, डेटा देख के करा है, और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है सामने लाई जाएगी।